हेलो फ्रेंड्स, आज का जो एनडीए का सेशन है वो जीएटी पे है। हम लोगों ने एक सेशन लिया था, उस सेशन से जो मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स आपके आए, मैसेज आए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जीएटी के सेशन भी रेगुलर चाहते हैं। इसीलिए अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जनरल स्टडीज़ के आपके साथ रेगुलर सेशन करें। इरीना मैडम रेगुलर सेशन लेंगी और सबसे खास बात यह है कि इरीना मैडम ने 2 बार पीएससी क्वालिफाई किया है और 1 बार इंटरव्यू राउंड तक पहुँची है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पीएससी क्वालिफाई करना या इंटरव्यू देने का मतलब क्या होता है। और इस लेवल की नॉलेज है जनरल स्टडीज़ में कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीएससी का लेवल या यूपीएससी के लेवल और एनडीए में काफ़ी डिफरेंस है। इसलिए मैडम आपको बिल्कुल वो चीज़ें करवाने वाली हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगी। तो आप इन सेशंस का बेनिफिट लीजिए और हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है इस बार कि मैथ्स में 200 प्लस और जीएटी में 400 प्लस स्कोर करना है। कट ऑफ की तरफ नहीं देखना है। तो मैडम आप कोशिश करिए क्योंकि आपका नॉलेज और स्किल जो इतने समय का एक्सपीरियंस है वो बच्चों को काम आए और इनको बिल्कुल वो लिमिटेड चीज़ें पढ़ाइए जिससे कि ये कम समय में भी बहुत अच्छा स्कोर करें। जी सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जीएटी के जियोग्राफी के एटमॉस्फेयर कंपोजिशन के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन सर ने दिया। मैंने एग्ज़ाम में प्री लेवल और मेंस लेवल भी क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू तक भी पहुंची हूँ। आज जो हम जियोग्राफी की बात करेंगे एयर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का, ये आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो इसका इम्पोर्टेंट सेगमेंट, इसका क्या वैल्यू है ये आपको पता चलेगा। जैसे कि पहले सेशन में हमने सिलेबस को डिस्कशन किया था और कहा था कि 60 डेज के अंदर आपका कम से कम एक बार सिलेबस हो जाना चाहिए ताकि बचे हुए 15-20 दिन में आप इसे रिवाइज कर सकें। तो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में आज हम बात करते हैं। आपके पास अभी 60 से 70 दिन हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से अच्छे प्लान करके उसको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी में ढालना है और बहुत अच्छी मेहनत करनी है, इसका यूटिलाइजेशन करना है। तो जब हम एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे एक डिस्कशन करती हूँ जिसका एक शब्द आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हिंदी में इसे जैव मंडल कहते हैं। बायोस्फीयर थोड़ा सा बेसिक पहले देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर का हमारी दुनिया में, हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये जो एटमॉस्फेयर में बायोस्फीयर की जब मैं पहले बात कर रही हूँ तो बायोस्फीयर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि पूरा का पूरा जो अर्थ है वो एक ऑरेंज है, ठीक है। पूरी की पूरी धरती एक संतरा है। तो इस ऑरेंज के ऊपर का जो पार्ट है, जो छिलका है, उसे आप बायोस्फीयर मान सकते हो। टेक्निकल टर्म में कहा जाता है कि बायोस्फीयर का मतलब है जहाँ पर लिविंग थिंग्स हो, जहाँ पे जीवन की संभावना हो। तो जो ये बायोस्फीयर है ये मेनली 3 सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। ये 3 इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इन्हें देख लीजिए। तो ये 3 कंपोनेंट्स बायोस्फीयर जो मिलकर के बना है, इसमें से एक आपका है एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर को वायुमंडल कहते हैं। दूसरा है आपका हाइड्रोस्फीयर। इस हाइड्रोस्फीयर को जलमंडल कहा जाता है। और तीसरा है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर होता है आपका स्थल मंडल। ओके, बायोस्फीयर 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों में से जीवन की संभावना बायोस्फीयर में है, ऐसा हमने अभी पढ़ा। अब इसमें से हमें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करनी है जिसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन से ही संबंधित प्रश्न अक्सर आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का मतलब क्या? वायुमंडल मतलब ऐसी सतह जो वायु के कंपोजिशन, एयर के मास से बनी हुई हो, यानी यहाँ पर 98% एयर प्रेजेंट है। जब हम सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में इसे कितने भागों में बांटा गया है? 5 क्लास में इसे डिवाइड किया जा सकता है। 5 लेयर्स में ये डिवाइडेड है। ये लेयर्स है, फर्स्ट वन इज अ ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल। सेकेंड इज अ स्ट्रेटोस्फीयर, दैट मीन्स इसको कहते हैं आपका समताप मंडल। थर्ड वन इज अ मेसोस्फीयर, दैट इज अ मध्य मंडल। आयनोस्फीयर, आयन मंडल। एंड द फोर्थ वन इज अ एक्सोस्फीयर, दैट मीन्स बहिर्मंडल। ओके, तो सबसे पहले बात इस ट्रोपोस्फीयर की करनी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में एनडीए के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं
या अक्सर किसी एग्जाम में पूछे जाते रहे उसके बारे में बात करना चाहूँगी। जैसा कि हमने देखा एटमॉस्फेयर मतलब वहाँ पे एयर का कॉम्पोजिशन है। आपके एनडीए के एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है एटमॉस्फेयर में एयर कॉम्पोजिशन है, तो एयर मीन्स व्हाट? There is a number of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon and other one. Okay? तो ये एयर में जो आपकी गैसेस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ऑर्गन, इनके अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जिन्हें आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बाकी सेगमेंट्स एनवायरनमेंट में देखते हैं और वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। फिर भी हमारे एटमॉस्फेयर में जब हम बात कर रहे हैं तो इनका रोल क्या है? अक्सर क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट परसेंटेज कंटेनिंग गैस इनसाइड द एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है किस गैस का है आपके एटमॉस्फेयर में? कॉमन क्वेश्चन है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये गैस है नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका परसेंटेज कितना है? तो ये है 78%। ओके, क्लियर हुआ? एटमॉस्फेयर में जब हम एयर की बात कर रहे हैं, एयर कॉम्पोजिशन गैसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं किस तरह की कि कौन सी गैस का कितना परसेंटेज है, कौन सी हाईएस्ट है यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में है। और क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग जैसे फिनोमिना बहुत ज़्यादा आपके पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, तो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो कॉजिंग गैसेस होती हैं उनमें आपकी CO2 गैस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो CO2 गैस का आपका कितना परसेंटेज रहेगा? दैट इज 0.03। डू रिमेंबर? 0.03। ये 0.003 नहीं है, 0.03। ओके, तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन जिसके बिना जीवन की संभावना नहीं है वो है 21%, CO2 है 0.03% एंड ऑर्गन 0.93%। ओके, अदर देन 0.4% में गैसेस हैं जिनको आप देख लीजिएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर एयर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ऑर्गन, इनके बारे में हमने देखा। यहाँ से लिंक करती हूँ एनडीए के कुछ और क्वेश्चंस को या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन्स में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो आप देखिए ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है क्योंकि फ्री स्टेज में नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं किया जा सकता। तो इस नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं राइजोबियम। यदि कभी आपका बायो से लिंक करके ये क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है। ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? ये जितनी भी पल्सेस हैं या फिर जो भी दाल वाली आपकी फसलें हैं वो फसलें कहलाती हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली की। तो उन फसलों की जो रूट है उन रूट में नोड्यूल्स में ये प्रेजेंट रहते हैं। रिपीट कर रही हूँ, नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे हायर परसेंटेज को कंटेन करती है। ये परसेंटेज है 78%। ये नाइट्रोजन गैस फ्री स्टेज में यूटिलाइज नहीं की जा सकती। तो कैसे होती है? जनरल एक मेन फिनोमिना जो होता है कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधे हैं उनके जो रूट्स हैं उनमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं लाइक राइजोबियम, और ये इस नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं। ओके, तो ये हुई नाइट्रोजन की बात। सेकेंड वन, ऑक्सीजन का रोल क्या है? आप अच्छी तरह से जानते हैं फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन और CO2 दोनों गैसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। तो जब हम यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन की बात हो गई, CO2 की बात हो गई, नाइट्रोजन की बात हो गई और इन गैसों के कॉम्पोजिशन में हमने परसेंटेज देखा। अब जो हमारा मेन टॉपिक है यानी कि हमें पढ़ना है इन लेयर्स के बारे में। ये एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन जो है इन लेयर में हर एक लेयर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है। ओके, अर्थ में यहाँ से जो अर्थ से सबसे नजदीक की लेयर है, सबसे पास की लेयर, ये कहलाती है आपकी
ट्रोपोस्फीयर। ओके, पृथ्वी से सबसे नजदीक की लेयर ट्रोपोस्फीयर है, देन आपकी सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगी, थर्ड लेयर आपकी मेसोस्फीयर हो जाएगी, फोर्थ लेयर आपकी आयनोस्फीयर हो जाएगी एंड फिफ्थ वुड बी एक्सोस्फीयर। पांचों लेयर क्लियर है। अब यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि सबसे जो नजदीक की लेयर है, सबसे पास की लेयर है, सबसे नियरेस्ट लेयर है, वो कौन सी है? ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर से क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पर आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, आप डिफरेंट बुक्स से पढ़ते हैं, आपको हर एक बुक में इनके जो किलोमीटर्स हैं, लेयर्स के डिफरेंसेस हैं, ये अलग अलग वैरी करते हुए मिलेंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली आपको पता होना चाहिए कहाँ से डिफरेंशिएशन होता है। ये चीज़ें ये एग्जैक्ट घटती बढ़ती रहती हैं, इसलिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो है उसे हम मान करके चलते हैं। जैसे जब हम ट्रोपोस्फीयर की बात करेंगे यानी क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल का जो रेंज है वो क्या होता है? 8 किलोमीटर टू अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर। ओके, 8 से लेकर के 15 किलोमीटर की लेयर ये क्या होती है? ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। अब ट्रोपोस्फीयर में आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें मैक्सिमम गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ओके, और इस लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि यहाँ पर थंडरिंग जैसी प्रोसेस होती है, यानी जितनी सीजनल कंडीशंस हैं या फिर जितना वेदर प्रॉब्लम है, जितनी वेदर कंडीशंस हैं, जितनी सीजनल प्रोसेसेस हैं, थंडरिंग यानी विद्युत गर्जन जैसी जो बातें हैं, वो सब किससे आपकी लेयर में अकर हो रही हैं? ये सब हो रही हैं आपके ट्रोपोस्फीयर में। अभी हम ट्रोपोस्फीयर की बात कर रहे हैं। ट्रोपोस्फीयर में हमने देखा इसकी रेंज है 8 to 15 किलोमीटर। सेकेंड वन, यहाँ पे सीजन्स, वेदर और इसके अलावा जितनी भी थंडरिंग या फिर जितनी भी वेदरिंग प्रोसेस हैं वो सब किस साइन में होती है, किस लेयर में होती है? तो वो है आपका ट्रोपोस्फीयर। क्लियर? सेकंड थिंग, इसमें जब हम ट्रोपोस्फीयर की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आगे टेम्परेचर का क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर कैसा होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि पांचों लेयर में टेम्परेचर कब बढ़ता है, कब घटता है और क्यों। तो ध्यान रखिएगा, जब अर्थ सरफेस की बात होती है, ओके, हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ये है आपका सन और ये रही आपकी अर्थ। ओके, यहाँ से लाइट जो सन रेस है वो डायरेक्ट आपके अर्थ पे पड़ रही है। क्लियर? और धीरे धीरे जैसे जैसे पोलर की तरफ हम रहते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्ट है, तो ये रेस जो होती है ये तिरछी होती जाती है। क्लियर? ये सन की रेस यहाँ पे यानी कि जो हमारा इक्वेटर है यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है। जब हम पोलर रीजन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये टिल्ट होती जा रही है, तिरछी होती जा रही है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल जो है ये बढ़ता जा रहा है। क्लियर? तो ये रिफ्लेक्शन एंगल जब यहाँ बढ़ता हुआ जाएगा तो जैसे जैसे ट्रोपोस्फीयर की बात कर रहे हैं अभी हम, कि जैसे जैसे आपकी हाइट, ट्रोपोस्फीयर की हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो होते हैं वो डिक्रीज होता है। आपको इस ट्रोपोस्फीयर में इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है यानी हम क्रस्ट से ऊपर, जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाते हैं। तभी तो जब हम नीचे धरती पे रहते हैं और जब हम अपर साइड पे जाते हैं, जब हिमालय, मसूरी या किसी भी हिल स्टेशन में घूमने जाते हैं तो वहाँ ठंड रहती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जनरल लगा लेना है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या आपको क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में हमने देखा है इसकी रेंज होती है 8 to 15 किलोमीटर। सभी सीजनल कंडीशंस या फिर यहाँ पे जो भी फिनोमिना है वो अकर होते हैं ट्रोपोस्फीयर में। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर क्या होता है? कम होता जाता है। ओके, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना है, इतने में आप ट्रोपोस्फीयर को खत्म कर सकते हैं। नाउ सेकेंड लेयर इज अ स्ट्रेटोस्फीयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर को कहा जाता है समताप मंडल। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। ये कौन सी लेयर है? ये ट्रोपोस्फीयर की बात की सेकेंड लेयर है।
और इसकी इंपॉर्टेंस ये है, सबसे पहले रेंज देखते हैं। रेंज इसकी रहती है 16 to 50 किलोमीटर। क्लियर? अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपके 16 to 30 किलोमीटर पे आती है ओजोन लेयर, तो इसको ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूं, डिस्टेंस कितनी है 16 to 50 किलोमीटर। पहले हमने देखा था ट्रोपोस्फीयर जो था 8 से 16, सेकंड हम देख रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर जो है 16 to 50। 16 से लेकर के 30 किलोमीटर तक की जो लेयर है वहां ओजोन गैसेस प्रेजेंट है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है, तो इसे ओजोनोस्फीयर कहा जाता है। ओके, क्लियर? तीसरी चीज, स्ट्रेटोस्फीयर में ही प्लेन फ्लाई होता है, हवाई जहाज प्लेन का जो उड़ना होता है वो किस लेयर में जनरली किया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। कुछ तो रीजन होगा, सिंपल सा रीजन है, जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है यहाँ पे कोई भी वेदर प्रोसेस नहीं होती, यानी थंडरिंग विद्युत गर्जन नहीं होता, तो ये जो पूरी की पूरी सीजनल कंडीशन होती है वो कांस्टेंट रहती है, तो आराम से प्लेन उस सरफेस से फ्लाई हो सकता है। इसलिए प्लेन वगैरह जब उड़ते हैं तो इनके लिए जो बेस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है वो कहाँ की होती है? स्ट्रेटोस्फीयर की होती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, टेम्परेचर की बात की जाए कि टेम्परेचर यहाँ कैसा रहता है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 20 किलोमीटर तक तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, 20 किलोमीटर तक वही प्रोसेस होगी जो ट्रोपोस्फीयर में हो रही थी, टेम्परेचर हाइट के साथ कम होता जाएगा। लेकिन आगे चल करके क्या होगा? टेम्परेचर जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। ओके, यानी टेम्परेचर 20 किलोमीटर तक तो यहाँ कांस्टेंट रहता है, उसके बाद आगे चल करके क्या होता है? बढ़ जाता है। रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज प्रेजेंट होती हैं। कहां पर? जब हम ओजोन स्फीयर की बात करेंगे तो सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये ओजोनोस्फीयर में क्या करेंगी? यहां पर रिएक्शन करेंगी और जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेटोस्फीयर में पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्लियर? क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस वहां पे आ रही होती हैं। ओके, देन ये रही स्ट्रेटोस्फीयर की बात। कंक्लूजन कर दो एक बात ये है कि ये सेकेंड लेयर है, 16 to 50 किलोमीटर इसका रेंज है। यहाँ पर प्लेन जो उड़ना होता है आसानी से हो सकता है। देन इसमें अल्ट्रावायलेट रेस जो हैं ये ओजोनोस्फीयर में क्या है? वहां पे टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। एक और बात स्ट्रेटोस्फीयर में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब ओजोन लेयर की बात हो ही रही है तो ओजोन लेयर का मेन काम क्या है? जो ओजोन लेयर होती है आपकी, ये आपकी अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्शन करती है। अल्ट्रावायलेट रेस कैसी रेस है? बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रेसेस होती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये अल्ट्रावायलेट रेस हमारी अर्थ पे आती हैं तो ये कैंसर कॉज कर सकती हैं। कैसा कैंसर कॉज कर सकती हैं? इस कैंसर को कह सकते हैं स्किन कैंसर, और इसी को टेक्निकल टर्म में कहा जाता है एपिडर्मल कैंसर। कौन सा कैंसर? एपिडर्मल कैंसर। ओके, इसलिए ये जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो हमारी अर्थ पे आ रही हैं, इन अल्ट्रावायलेट रेज को आपकी स्ट्रेटोस्फीयर पे प्रेजेंट ओजोन लेयर क्या करती है? वहीं पे रोक देती है और हम तरह तरह की डिजीजेस से बच जाते हैं। क्लियर? तो स्ट्रेटोस्फीयर को भी खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका मेसोस्फीयर। थर्ड लेयर इज अ मेसोस्फीयर। अभी हमने किसकी बात की? सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर की बात कर ली है, सेकेंड वन हमने स्ट्रेटोस्फीयर की बात कर ली है, थर्ड वन हम जा रहे हैं बात करने के लिए मेसोस्फीयर की। ओके, तो जब मेसोस्फीयर की बात करते हैं तो मेसोस्फीयर में ये बीच की परत हुई, दो इसके इस साइड पे है ट्रोपो और स्ट्रेटो, और फिर मेसो के बाद में है आइनो और एक्सो। ये आपकी सेंट्रल मिडिल लेयर होती है, या फिर इसे कह सकते हैं ये थर्ड लेयर है। ओके, किसकी? एटमॉस्फेयर की। इसकी रेंज होती है अप्रोक्सीमेटली 50 to 80 किलोमीटर। क्लियर?
अब बुक्स में आपको यदि मिल जाए 80 अबव 85 या फिर 90 तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नासा की वेबसाइट भी देखेंगे तो वहां पे 85 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी 80 मानती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप 50 to 80 किलोमीटर मान के चल सकते हैं। ओके, और मेसोस्फीयर में लगभग और कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस रहेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। ओके, मेसोस्फीयर में भी हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। अभी टेम्परेचर और हाइट के जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट में एक बार और रिवाइज करेंगे हम। यहाँ हाइट बढ़ रही है और टेम्परेचर कम हो रहा है, तो मेसोस्फीयर में 2 और 3 ही बातें लगभग इसमें पढ़ने के लिए हैं। इसके बाद की लेयर जो होती है वो कहलाती है आपकी कौन सी, आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर की बात करेंगे तो ये आयनोस्फीयर कौन सी लेवल की लेयर हो गई, दिस वन इज द 4th लेयर। ओके, फर्स्ट कौन सी, ट्रोपो, सेकंड स्ट्रेटो, थर्ड मीजो एंड द 4th वन इज द आयनोस्फीयर, जिसे आयन मंडल कहते हैं। अब आयनोस्फीयर है तो आयन्स मींस व्हाट, यानी कि यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ द आयन्स प्रेजेंट है, ठीक है, यानी चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, और इसका जो रेंज है वो कहां से कहां तक होगा, तो इसकी रेंज होती है आपकी 80 किलोमीटर से लेकर के आगे अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर। कई बुक्स में आपको 600 किलोमीटर मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, 600 समथिंग। तो 400 किलोमीटर तक नासा ने भी यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, 600 तक, सॉरी 80 से 600 किलोमीटर हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि 80 से 400 तक की डिस्टेंस आयनोस्फीयर में आती है। उसके बाद आयंस प्रेजेंट है, तो आगे चल करके क्या होता है, इन आयंस का एक्सपेंशन होता है, तो वो 600 तक भी माना जा सकता है। ओके, तो आयनोस्फीयर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, तो आयंस का रोल ये होगा कि जो भी रेडियो वेव्स हमारी अर्थ से यहाँ पे जाती हैं, भेजी जाती हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर के रिटर्न क्या होती हैं, धरती पे आ जाती हैं, और हम किसी भी जो टेलीकास्ट होता है उसको सुन पाते हैं। ओके, तो रेडियो वेव्स वगैरह कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, आयन जो स्फीयर है वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। आयनोस्फीयर में टेम्परेचर की बात करें तो क्योंकि आयंस है, चार्ज है तो टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे हाइट में हम ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होता जाए, सॉरी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ओके, हाइट बढ़ने के साथ यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, रिवाइज करें हम आयनोस्फीयर को। आयनोस्फीयर इज द 4th लेयर। आयनोस्फीयर में आयंस प्रेजेंट है, इस वजह से जो रेडियो वेव्स वगैरह होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर से अर्थ पे आ जाती हैं। देन जो 80 to 600 अप्रोक्सीमेटली हम इसका रेंज मान सकते हैं, किसका, आयनोस्फीयर का। और यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। हाइट बढ़ने के साथ ही यहाँ भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, अब हमारी आती है लास्ट, कौन सी लेयर हो गई, लास्ट लेयर है हमारी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जिसे कहते हैं बहिर्मंडल, यानी कि 5th वन, सबसे लास्ट की आपकी जो 5th लेयर है, सबसे लास्ट की लेयर है आपकी एक्सोस्फीयर। यूं तो इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन एनडीए ने लास्ट ईयर पूछ लिया था कि किस लेयर में क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्सोस्फीयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और जो हीलियम है, हीलियम गैसेस, इनका जो परसेंटेज है वो हाई रहता है। ओके, एक्सोस्फीयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है अबव 600, अप्रोक्सीमेटली 1000 तक माना जाता है। तो अबव 600 इसकी जो रेंज है वो जाती है, और एक्सोस्फीयर में हाइड्रोजन और हीलियम ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। देन टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीज। ओके, तो ये रहे हमारे क्या, पूरी 5 लेयर। अब इनको हम कंक्लूड करते हैं। हमने क्या देखा, अभी हमने बात की है एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे। नंबर 1 होगा जो यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट है,
गैसेस कौन सी हैं? जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, ये सबसे हाई परसेंटेज वाली गैस है, इसका परसेंटेज है अप्रोक्सीमेटली 78%। ओके, तो आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ऑर्गन, इस तरह की गैसेस के परसेंटेज एक बार देख लेने हैं कि कंपोजिशन क्या है उनका एटमॉस्फेयर में। सेकंड क्वेश्चन, आपने ट्रोपोस्फीयर की बात की, स्ट्रेटोस्फीयर की बात की, मेसो की आयनो की और एक्सोस्फीयर की बात की। तो ट्रोपोस्फीयर में हम सब ने इन सब की रेंज देखी, आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं, रेंजेस को हमने क्लासिफाई किया है। और ट्रोपोस्फीयर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जितना भी यहाँ सीजनल कंडीशंस हैं वो यहीं पे अकर होती हैं, सभी मौसमी दशाएं यहीं पे होती हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में बिल्कुल मौसम शांत होते हैं, इसलिए प्लेन वगैरह उड़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ओजोन लेयर, जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। देन मेसोस्फीयर में हमने क्या देखा, ये सेंट्रल लेयर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है यहाँ पे। आयनोस्फीयर में आयंस प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ हमारी अर्थ से जो भी वेव्स भेजी जाती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर से हमारी धरती पे आती हैं और हम कोई भी टेलीकास्ट को सुन सकते हैं। और एक्सोस्फीयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो ये हमारी मेन बात थी। लास्ट कंक्लूजन करते हुए मैं टेम्परेचर के बारे में बता दूं कि ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, एंड द सेकेंड वन, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, 20 किलोमीटर तक तो सेम फिनोमेना होता है, यानी हाइट जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि हाइट बढ़ने के साथ जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस आ जाएंगी, उनसे रिएक्शन होने लगेगा। मेसोस्फीयर में फिर क्या होगा आगे चल करके, मेसोस्फीयर में हाइट बढ़ेगी और टेम्परेचर कम होगा। आयनोस्फीयर में क्या होगा, हाइट बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और एक्सोस्फीयर में क्या होगा, ये सबसे बाहर की लेयर हो जाएगी, हाइट बढ़ेगी और यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।